वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर कुणाल प्रताप सिंह। वायसराय की सीरीज चल रही थी। कल वाली वीडियो में जो पार्ट 4 था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें हमने लॉर्ड रीडिंग को देखा था और आज चलेगा लॉर्ड इरविन से। ये वायसराय ही चल रहे हैं अभी। तो ये इसका 5वां पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसके बाद में ये आज इसको ख़त्म कर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा, राजगोपालाचारी तक। और लेक्चर नंबर 19 से इसकी शुरुआत हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अगर आप नए हैं तो इसको लेक्चर नंबर 19 से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा समझ में आएगा कि कौन भारत का पहला गवर्नर, फिर कौन पहला गवर्नर जनरल, कौन आखिरी वायसराय, ये सब चीज़ें लेक्चर 19 देखो तो पूरा समझ में आएगा। तो उसका देखते हैं लॉर्ड इरविन के टाइम में क्या क्या हुआ। तो साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के टाइम पे। उसमें साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था, साइमन कमीशन वही था कि हमारे देश में जो संवैधानिक संशोधन के लिए एक तरह से, तो उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय एक रैली में विरोध कर रहे थे। तो एक पुलिस वाले की लाठी लाला लाजपत राय के सर में लग गई थी और लाला लाजपत राय की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो ये 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, जितने भी लिखे हैं ये साइमन कमीशन, सविनावज्ञा, प्रथम गोल में, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर इन्होंने एक नारा भी दिया था कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेज़ों की ताबूत हिला देगा। तो ये जो नारे हैं, वचन हैं, इन सबको एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबके एक साथ। तो साइमन कमीशन का हो गया। उसके बाद में सविनावज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था 1930 में। गांधी जी ने 3 आंदोलन किए थे मेन, 1920 में, 1930 में और 1942 में। पहले 1920, फिर 1930, 10 साल का अंदर, और फिर 1942, यहाँ थोड़ा 2 साल एक्स्ट्रा लग गए। तो 1920, 30 और 42 में गांधी ने 3 किए। तो ये था सविनावज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था, गांधी जी ने एक अवज्ञा की थी। अवज्ञा मतलब हुक्म मानने से मना कर दिया था। ये चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। अब इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था इसमें कि अपने आश्रम से, जो गुजरात में साबरमती है, वहाँ से 240 किलोमीटर दूर दांडी गए थे, जिसको बोलते हैं दांडी यात्रा। काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। 240 किलोमीटर दूर है, 78 लोगों के साथ, वो भी गुजरात में ही है। 78 लोगों के पास जाके और उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। वो कैसे, पहले नियम था कि जो नमक है वो केवल ब्रिटिश सरकार ही बना सकती है, केंद्र सरकार के हाथों में था। तो ये जो गांधी थे, इन्होंने बोला कि नमक तो हमारे देश में ही पैदा होता है, ये लोग खुद से थोड़ी नहीं लेके आते अपने यहाँ से बना के। हमारा नमक है, हमारे देश का है, तो हमें ये कैसे रोक सकते हैं। तो उन्होंने जाके एक मुट्ठी नमक उठा लिया। वही एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने नमक का कानून तोड़ा था गांधी जी ने। तो दांडी यात्रा नाम से फेमस है। दांडी यात्रा हुई थी, 240 किलोमीटर लंबी है, गुजरात में ही साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी जगह का नाम है। 78 लोग थे और नमक का कानून तोड़ा था। इसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। एनी बेसेंट उसमें शामिल हुई थी। अब गोलमेज जो सम्मेलन है केवल प्रथम ही हुआ था इनके टाइम में, बाकी नोट वाला जो हिस्सा है वो इनके टाइम में नहीं है। नोट वाला हिस्सा कहीं भी देखे तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें हिस्सा लिया था एनी बेसेंट। क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है, एक तो सन से, वैसे ये जो द्वितीय था वो 1931 में हुआ था, और जो तीसरा था वो 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 क्रम से ही हुए थे। तो पहले जो थे उसमें एनी बेसेंट शामिल हुई थी भारत की तरफ से। ये लंदन में हुआ था। गोलमेज होती थी, उसमें उस पक्ष के भी लोग होते थे ब्रिटेन के, और हमारी तरफ से भी एक कमेटी होती थी। तो वो लोग आपस में कानूनों के ऊपर चर्चा करती थी। तो भारत की तरफ से एनी बेसेंट शामिल हुई थी। द्वितीय जो था वो भी लंदन में, तीनों लंदन में हुए थे नेक्स्ट ईयर, उसमें गांधी जी ने भाग लिया। और जो तीसरा हुआ था उसमें नहीं गए थे ये लोग। पर ये जो दोनों हैं, भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों में गए थे, तो इसलिए कह सकते हैं तीसरे में ये गए थे, बाकी 2 में भी गए थे। क्वेश्चन ये आया था कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो तेज बहादुर सप्रू आया था और ये भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी ने दूसरे में लिया और एनी बेसेंट ने केवल पहले में। तो इनको याद रखना, और सन याद रखना इनको ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि क्रम से 30, 31, 32। उसके बाद में लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। इनके टाइम में देख लेते हैं क्या क्या मेन थी। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जो अभी जैसे अनुसूचियाँ वगैरह हैं, तो उस टाइम में उन्होंने बनाई थी धाराएं, अनुसूची वगैरह। तो 321 धाराएं बनाई थी और 10 अनुसूचियाँ बनाई थी उन्होंने लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में।
और इन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन मतलब केंद्र में जैसा होता है ना लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से वो उच्च सदन निम्न सदन, और केंद्र के बाद में नीचे राज्यों को देखने के लिए राज्य सरकार का गठन होता है। तो इन्होंने केंद्र में और केंद्र के बाद में राज्य सरकार का गठन, इस तरह से द्वैध शासन की स्थापना की थी लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बर्मा और आरबीआई, ये दोनों चीज़ें। बर्मा जो अभी म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोलते थे। अभी म्यांमार की राजधानी न्यायपीडो है और बर्मा पहले उसकी राजधानी थी रंगून। बोलते थे ना कि हाँ अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, तो वही बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी पहले, अब न्यायपीडो हो गई है। तो उसको भारत से अलग कर दिया इन्होंने। 1935 अधिनियम, एक अधिनियम बनाया था 1935 में, उसके तहत उसको भारत से अलग ही स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया। तो ये दोनों की वो राजधानी होगी। रंगून जो है वो बर्मा की और म्यांमार की राजधानी न्यायपीडो, ये राजधानियां हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सन पूछता है कि आरबीआई की स्थापना किसने की थी। ये नहीं पूछता किसने की थी, बस ये पूछता है कि किस सन में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो 1935 में। इसके बाद में लॉर्ड लिनलिथगो को देख लेते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन इनके टाइम में हुआ था। ये लास्ट आंदोलन था गांधी जी का एक तरह से, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। वैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, पर इसमें उन्होंने नारा दिया करो या मरो। अहिंसावादी होने के बावजूद मरो शब्द का एक तरह से जिक्र उन्होंने किया था। इम्पोर्टेंट है कि गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, और ये भी आया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने। तो नारे तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर में वो सारे नारे देखेंगे कौन सा नारा किसने दिया था। तो 1942 में, तीसरा मैंने बताया 1920, 1930 और 1942 में। तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था उस टाइम 1939 से 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, वो भी इन्हीं के टाइम में था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत सरकार की भारत के लोगों की हेल्प के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन में क्या था, 1942 में भेजा था, 1939 में चला था युद्ध। उसके बाद में 1940 और 41 में इंतजार किया, और तीसरे साल भारत जब वो ब्रिटेन थोड़ा कमज़ोर पड़ा तो सेना बनाने के लिए भारत के लोगों को ले जाने के लिए उसने थोड़ा अपना एक क्रिप्स मिशन भेजा, एक कमिटी भेजी, जिसका काम था कि भारत में जो भारत के लोग हैं उनका पूरा समर्थन ये द्वितीय विश्व युद्ध में ले सकें, मतलब भारत के लोग उनको सपोर्ट करें द्वितीय विश्व युद्ध में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का पूर्ण सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब इनको याद कैसे करेंगे, लिनलिथ गो में गो आ रहा है, और गो और ये छोड़ो मतलब भारत छोड़ के गो, चले जाओ, ठीक है, भारत छोड़ के चले जाओ मतलब गो। अच्छा, उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत आया, हम बोले चले जाओ और वो लोग भारत आ रहे हैं, क्यों, हमें मनाने के लिए कि मतलब युद्ध में हमारा सहयोग करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत भी चाह रहा था कि ये अंग्रेज छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ब्रिटेन की वजह से कहीं भारत पे आक्रमण ना कर दे जर्मनी वगैरह, तो उस वजह से भारत भी चाह रहा था कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। तो हम लोग बोले थे कि छोड़ के चले जाओ, क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तुम्हारे चक्कर में हम पे और आक्रमण होंगे। पर ये लोग वापस आ रहे थे हमें मनाने के लिए, और हमें मनाने के लिए क्यों आ रहे थे, क्रिप्स मिशन कमेटी आई थी, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन मतलब क्यों आ रहे हो, तो वो मिशन के तहत भारत आ रहे थे मनाने के लिए। लॉर्ड वेलिंगटन का कैसे याद करेंगे, तो वेलिंगटन का करेंगे एक तरह से वैलेंटाइन डे। वेलिंगटन मतलब वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गिफ्ट खरीदने होते हैं पार्टनर को देने के लिए, तो पैसे मिलते हैं बैंक से। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, मतलब बैंक जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर टेडी बियर या फ्लावर वगैरह खरीदने वो बहुत महंगे आते हैं, इसलिए वैलेंटाइन डे पर 1 से 2 बनते हैं, एक आदमी होता है, फिर वो वैलेंटाइन पे जिक्र कर रहे वो 1 से 2 बन जाते हैं, तो द्वैध शासन हो गया। 1 से 2 मतलब द्वैध शासन। पर हमने देखा कि वैलेंटाइन डे में कहीं कहीं जुदाई भी होती है, कहीं कहीं मिलते हैं तो कहीं कहीं जुदाई भी होती है, लोग अलग भी होते हैं वैलेंटाइन डे पर। तो भारत से म्यांमार अलग हो गया। पहला, वैलेंटाइन डे पर पैसे की जरूरत होती है गिफ्ट करने के लिए, तो आरबीआई बैंक जाओ, उसमें 1 से 2 बनते हैं, तो द्वैध शासन, लोग मिल जाते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, वैलेंटाइन डे 2 हो जाते हैं, 1 से 2, और कहीं कहीं जुदा भी हो जाते हैं, नहीं एक्सेप्ट होता तो भारत से म्यांमार जो बर्मा है वो अलग कर दिया, मतलब यहाँ जुदाई होगी। तो इस तरह से तीनों पॉइंट इसके याद हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में अधिनियम कर सकते हो कि जब ज़्यादा होगी तो भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। अभी जैसे नहीं हो तो बजरंग बली के भक्त जाते हैं और डंडा बरसाना चालू, तो इस तरह से अधिनियम पारित कर दिया कि हाँ कोई भी इस तरह की हरकत करेगा
तो डंडा पड़ेगा, तो सीधा धाराएं बना दी उन्होंने। तो ये भी हो सकता है स्टोरी में। बाकी आप लोग अपने खुद से बना लेना, इससे मिलती जुलती अपनी सेपरेट स्टोरी वो बेटर रहेगी। लॉर्ड इरविन का देखते हैं। तो साइमन कमीशन भारत आया था, सबने अवज्ञा आंदोलन, देखो अंग्रेज हम पे हुक्म कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं और हमने उनका अवज्ञा करनी चालू कर दी, मतलब उनकी बात नहीं मानी। तो इसका मतलब हम लोग जीत गए तभी तो नहीं मान रहे। अगर हम लोग उनके गुलाम हैं तो फिर हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, पर हम लोग उनकी बात नहीं मान रहे, अवज्ञा कर रहे हैं। क्यों नहीं माने? क्यों? क्योंकि हम लोग विन मतलब जीत चुके हैं, और फिर हमको जहाँ हम जीत चुके हैं बराबर का दर्जा होगा, तो फिर वो हम लोगों से मिलने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। एक वो होता है ना आपस में संधि कर रहे हैं, तो मेज पर बैठ के अब हम लोग बराबर का दर्जा हो गया। हम लोगों ने उनकी अवज्ञा चालू कर दी क्योंकि अब हम लोग जीत चुके हैं और अब वो लोग हमारे साथ मेज पे फेस टू फेस बैठ के अब बराबर का दर्जा हो गया। तो इस तरह से मैच करके इनको याद कर सकते हो, अपनी तरफ से भी कोई भी ट्रिक बना लो, वो अच्छा बेटर रहेगी। अब देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के लिए। इनके टाइम में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन जो लाइन थी, सीमा रेखा, वो खींची थी। डूरन लाइन लैंसडाउन के टाइम में हुई थी। तो लेंस मतलब लेंस से देखो कहाँ, डाउन मतलब नीचे, नीचे देखो लेंस से कि ये हमारी ज़मीन है, तुम्हारी ज़मीन उस पार है। तो एक तरह से सीमा रेखा हो गई, मतलब डाउन मतलब ज़मीन, ज़मीन पे क्या होती है? रेखा होती है देशों की, सीमा रेखा। तो डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में लैंसडाउन ने खींची थी। उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन, इनके टाइम में आज़ादी मिली थी भारत को। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? ये पहले वायसराय थे, पर क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन ने बोला कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, तुम्हारी सत्ता तुम ही संभालो अब। तो ये पहले जो गवर्नर जनरल का जो पद था, वो ताकत थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी, और ये लोग वायसराय बन के रह गए थे। तो ये वायसराय थे पहले लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब हम पे नहीं संभले, अब तुम लोग खुद संभालो, हम लोग युद्ध में उलझे हुए हैं। तो ये फिर से बन गए गवर्नर जनरल। तो ये पहले वायसराय थे और फिर वहाँ से बन गए गवर्नर जनरल। तो ये अंतिम वायसराय कहलाएंगे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था। उसके बाद में ये जो भारतीय थे ये भी अपना पल्ला झाड़ के ये भी चले जाते हैं बोरिया बिस्तर बांध के। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं भारत के हैं, उनको सत्ता सौंप दी। तो वो स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल अगर बोले जाए, भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत के तो भारतीय गवर्नर जनरल पहले तो कोई और थे, अभी उसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है, देखेंगे उनको भी। पर स्वतंत्र भारत की अगर बात होती है और भारतीय की बात, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले तो ये थे, पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। पर अगर भारतीय की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, वरना पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अगर भारतीय शब्द आए तो सी राजगोपालाचारी। अगर ये आता है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी सी राजगोपालाचारी। जगह पीछे हमने कुछ और पढ़ा था, तो इसको देख लेते हैं, कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। हमने देखा था सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बने थे, बंगाल का गवर्नर। जब उनकी पोस्ट बढ़ी तो वो बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। जब और पोस्ट बढ़ी, पहले बंगाल के गवर्नर थे, पोस्ट बढ़ी तो बंगाल के गवर्नर से जब पावर बढ़ी तो गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। फिर जब और उनकी पावर बढ़ी तो वो बंगाल में सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे भारत में फैल गए, तो भारत का गवर्नर जनरल। फिर हमने देखा 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार की हेल्प ली थी, तो ये बन के रह गए वायसराय, और जो मैन पावर थी गवर्नर जनरल की वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में पहुंच गई, तो ये फिर बन गए वायसराय। फिर उन द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो वायसराय से फिर से जो पहले थे वो इनको पदवी लौटा दी, भारत का गवर्नर जनरल। और फिर स्वतंत्र हो गया भारत, तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। ये सीरीज याद रखनी है कि पहले बंगाल के गवर्नर थे, जब पोस्ट बढ़ी तो वो गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गए। फिर जब और उनमें पावर में इजाफा हुआ तो वो बंगाल में सीमित ना रह गए, पूरे भारत के बन गए। फिर 1857 में क्रांति हुई तो ये लोग वायसराय बन के रह गए, मैन पावर चली ब्रिटिश सरकार के हाथ में। फिर युद्ध की वजह से उन्होंने इनको वो पदवी वापस लौटा दी और फिर स्वतंत्र हो गया भारत। अब इसको जो याद करने की ट्रिक है वो थी कल ही बैठ
कानपुर को बेटा गोपाल। लेक्चर नंबर 19 में और 20 में हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में देखा था, तो वहाँ से देख सकते हो इसके लिए गोपाल। तो हमने देखा था कल से क्लाइव, ही से हेस्टिंग, बैट से बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कानपुर मतलब कान से कैनिंग, और ये क्लाइव था कल, क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिक और ये कैनिंग को बेटा, बेटा से बेटन, माओ बेटा, बेटा मतलब माओ बेटा मतलब माउंट बेटन, और गोपाल से सिराजगोपालाचारी। तो जो पहले थे ये वो हो गए क्लाइव, दूसरे थे वो हो गए हेस्टिंग, तीसरे बेंटिक, चौथे वायसराय तो कैनिंग, और पांचवें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन, और छठे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल सिराजगोपालाचारी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये भारत के पहले जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? जो पहले गवर्नर जनरल होंगे बाद में वायसराय बने होंगे, वही भारत के, मतलब भारत का वायसराय वो होगा जो पहले गवर्नर जनरल था। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। कैनिंग क्या थे? पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 में क्रांति हुई इनके टाइम में और ये गवर्नर जनरल से वायसराय बन गए। तो हम कह सकते हैं कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय बने भारत के। उससे ऊपर जाते हैं बेंटिक का, तो ये पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और बंगाल के गवर्नर जनरल से ये भारत के गवर्नर जनरल बने। तो हम कह सकते हैं इनको आखिरी तो बंगाल के गवर्नर थे और पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। तो जो बेंटिक थे, बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने भारत के और आखिरी गवर्नर जनरल कैनिंग। पर ये चीज़ गलत है क्योंकि भारत के जो आखिरी गवर्नर जनरल हैं वो कैनिंग ना होके वो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी होंगे। बस यही समझाना था कि जो आखिरी गवर्नर जनरल हैं वो ये नहीं है, क्योंकि इनके बाद में गवर्नर जनरल की पदवी यहाँ लौटी थी ना, तो यहाँ जो एंड होगा वो माना जाएगा। तो गवर्नर जनरल का पद यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो वापस आया, पर इसके बाद में फिर ये और इसके बाद में दोबारा कभी वापस नहीं आया। तो यहाँ जो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो आखिरी गवर्नर जनरल माने जाएंगे भारत के, ना कि ये कैनिंग। क्योंकि हम कह सकते हैं ना कैनिंग के टाइम में वो गवर्नर जनरल से वायसराय बन गए, पर यहाँ एंड नहीं हुआ था ना गवर्नर जनरल की पोस्ट का, उसके बाद दोबारा आई थी, फिर और भी चली थी। तो आखिरी जो है वो राजगोपालाचारी माने जाएंगे, ना कि कैनिंग। वीडियो नंबर जो लेक्चर नंबर 20 होगा उसमें देख लेना, उसमें डिटेल में होगा 19 या 20। तो यही चीज़ स्पष्ट करनी थी, आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो इस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी कंप्लीट हो गई। एक तरफ से नोट्स बनाते चलिए। अब वो जो भी पीछे राजा रह गए थे, उनकी राजधानियाँ रह गई थी, उन सब के ऊपर एक वीडियो आएगी जल्दी। ठीक, धन्यवाद।